टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिसर्च, बिब्लियोग्राफी एंड टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। जो बिब्लिकल क्रिटिसिज्म है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारे टेक्निक्स कवर होती हैं और हम बाइबल और उसके टेक्सचुअल कंटेंट को एनालाइज करने के लिए लिटरेरी हिस्टोरिकल क्रिटिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। जो वर्ड क्रिटिसिज्म है उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि हम किसी चीज़ को ख़राब कर रहे हैं या ख़राब बता रहे हैं, लेकिन ये एक टेक्निक है जिसमें बाइबल को हम किस प्रकार से अप्रोच करें, कैसे पढ़ें और उसको एक लिटरेचर की तरह पढ़ने का प्रयास करें ताकि उसको हम अच्छे से समझ पाएँ। हायर क्रिटिसिज्म arising from 19th century European rationalism generally takes a secular approach, asking questions regarding the origin and composition of the text, including when and where it originated, how, why, by whom, for whom, and in what circumstances it was produced, what influences were at work in its production, and what original oral or written sources may have been used in its composition, and the message of the text as expressed in its language, including the meaning of the words as well as the way in which they are arranged in meaningful forms of expression. The principles of higher criticism are based on reason rather than revelation and are also speculative by nature. अब जो लोअर क्रिटिसिज्म है जिसको टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं वो अक्सर ये पूछता है, वो इससे संबंधित होता है कि जो प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन है बिब्लिकल टेक्स्ट का, उससे इनके क्वेश्चंस जो हैं ये संबंधित होते हैं और कहाँ से, किस मैन्युस्क्रिप्ट से ये टेक्स्ट आया है, उसका डेट, सेटिंग, रिलेशनशिप टू ईच अदर। तो वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो टेक्स्ट का मोस्ट रिलायबल फॉर्म क्या है। तो इस सेंस में ये सिनोनिमस हो जाता है जिससे कि इसको टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म कहते हैं। जो स्टैटिस्टिकल क्रिटिसिज्म है वो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करता है। Instead of using manuscript families and the Bible critic's own reason, this type of criticism puts the various text into a statistical formula to derive its text. Statistical formula लगा के text को derive करते हैं। इस प्रकार का जो ये criticism है मतलब डाटा बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है। ये अभी आई है। The great editors A.W. Pollard and J. Dover Wilson, while editing text and determining their authorship and chronology, relied solely on the words printed or written on the text, ignoring the external form. It was much later that Dover Wilson realized the value of bibliography, which is concerned with the materials that form that text. Bibliography nowadays is concerned with the art of book production, history of writing, printing, binding, illustrating, and publishing. Modern scholars now have extended it to every kind of evidence that has relation to an author or his work. Helen Gardner's Dean-Ton's monument in St. Paul's, Maynard Max, Pope's copy of Chaucer, and John Riley and W.K. Wimsett's supplement to the portraits of Alexander Pope are all bibliographical studies. जो टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म है वो किससे संबंधित होता है? टेक्स्ट के स्ट्रक्चर से, कि कैसे उसके एक्ट, सीन्स, स्पीचेस, सेंटेंसेस और जो वर्ड्स हैं वो कैसे संबंधित हैं और वो एक कैसा पूरा एक फॉर्म बना देते हैं, ऑथर की इंटेंशन को प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं पूरे तरीके से। Bibliography and textual criticism combine together, and it is unwise to separate them. Establish the authentic text and help the literary critic analyze and interpret it better. कि कोई क्लैश हो जाता है ना, मतलब यदि कभी कोई बात हो जाती है स्कॉलर और लिटरेरी क्रिटिक के मध्य हमें किसके सोर्सेज को सुनना चाहिए, किसको मतलब रिलायबल मानना चाहिए, किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, तो हमें स्कॉलर पर करना पड़ेगा क्योंकि उसका जो मेथड है वो इम्पर्सनल है, ऑब्जेक्टिव है और सिस्टमैटिक है, जबकि जो क्रिटिक का है वो सब्जेक्टिव और सेलेक्टिव है। जो क्रिटिक होगा वो अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है वो टेक्स्ट के आर्गूमेंट पे उसके बेस होंगे, जो टेक्स्ट उसे मिला होगा उसने उसी के अकॉर्डिंग अपने आर्गूमेंट्स बनाए होंगे। और यदि यह सिद्ध हो गया कि जो उसने टेक्स्ट को एनालाइज़ किया है, जिसका विश्लेषण किया है वो उसमें गलतियाँ हैं, तो सारे उसके आर्गूमेंट जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट फेल हो जाएंगे। बिब्लियोग्राफी और जो टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म है ये आगे निकल गए हैं लिटरेरी हिस्ट्री और क्रिटिसिज्म से, है ना। लिटरेरी हिस्ट्री एंड क्रिटिसिज्म से ये बहुत आगे निकल गए हैं, मतलब इनका क्रेज़ ज़्यादा है, जबकि एक तरीके से कहें तो इन्होंने फाउंडेशन, इनफैक्ट इन्होंने एक तरीके से फाउंडेशन ही रखा है जिस पर जो लिटरेरी हिस्ट्री एंड क्रिटिसिज्म है वो बना हुआ है। एडिटिंग, क्रोनोलॉजी, ऑथेंटिसिटी, एट्रीब्यूशन एंड सोर्स इन्फ्लुएंस जो हैं वो मेन एस्पेक्ट्स हैं बिब्लियोग्राफी और टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के। एडिटिंग क्या है? Editors of scholarly books and journals are of three types, each with particular responsibilities. The acquisitions editor, who contracts with the author to produce the copy. The project editor or production editor, who sees the copy through its stages from manuscript through bound book and usually assumes most of the budget and schedule responsibilities. And the copy editor or manuscript editor, who performs the task of readying the copy for conversion into printed form. तो प्राइमरी डिफरेंस है कॉपी एडिटिंग स्कॉलरली बुक्स और जर्नल्स या जो और भी डिफरेंट जो टाइप की कॉपी एडिटिंग है
तो इनके बीच डिफरेंस क्यों होता है? जो प्राइमरी रीज़न है, जो प्राइमरी डिफरेंस है, वो ये है कि जो पब्लिशर है वो किस प्रकार का स्टैंडर्ड अपना रहा है, मतलब पब्लिश करने में उस कॉपी को। जो ज़्यादातर स्कॉलर्स होते हैं, पब्लिशर्स, जो स्कॉलरली पब्लिशर्स होते हैं, वो एक स्टाइल गाइड को प्रेफर करते हैं और ज़्यादातर वे लोग कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं मरियम वेबस्टर्स कॉलिगेट डिक्शनरी का, मतलब मरियम वेबस्टर्स की जो कॉलिगेट डिक्शनरी है उसका, या तो वो शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, एमएलए स्टाइल, या एपीए जो स्टाइल है जो यूएस में जो है प्रचलित है उसको फॉलो करेंगे, और या तो जो न्यू हार्ट्स की रूल हैं, न्यू हार्ट्स के जो रूल हैं यूके में उसको फॉलो करेंगे। जो न्यू हार्ट्स रूल्स हैं वो बेस्ड हैं किस पे? वो इस बात पर बेस्ड हैं कि जो रीडर्स हैं, जो कंपोजिटर्स हैं, उनके लिए क्या रूल्स हैं। तो उसका नाम ही है हार्ट्स रूल्स फॉर कंपोजिटर्स एंड रीडर्स, जो यूनिवर्सिटी प्रेस ऑक्सफोर्ड के द्वारा पब्लिश की गई थी। जो स्कॉलर्स हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस होते हैं, इसीलिए ये बहुत कभी कभार ही होगा कि कोई जो पब्लिशर है वो अलग फील्ड के लिए अलग स्टाइल अडॉप्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल जो साइकोलॉजिस्ट है वो एपीए स्टाइल ही यूज़ करेगा, और जो लिंग्विस्ट्स होंगे वो एमएलए स्टाइल प्रेफर करेंगे। तो ये जो गाइडलाइंस है इनसे जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो जाती है, काफ़ी हद तक दिखता है कि हाँ किसी स्कॉलर का वर्क है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें करेक्ट भी ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस जो है ये कर देती हैं। देखिए, अब हर कोई लिखता है और उसकी बुक, उसका वर्क पब्लिश भी हो जाता है। तो गुड एडिशंस भी होते हैं, बैड एडिशंस भी होते हैं। कुछ एडिशंस होते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, कुछ एडिशंस जो होते हैं वो एडल्ट्स के लिए होते हैं। तो हम कैसे जाने कि कौन सा एडिशन सही है, विश्वास करने योग्य, रिलायबल है? एक रिसर्च स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसे ये पता हो कि एक अच्छा एडिशन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे एडिटिंग की जाती है। और जब उसको ये चीज़ पता होगी तो वो उस पोजीशन में होगा जहाँ वो ये कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि ये टेक्स्ट ऑथेंटिक है, रिलायबल है, क्योंकि उसको उस चीज़ की नॉलेज है। नहीं तो वो दूसरों के बात पे ही विश्वास करता रहेगा। सो वी कैन डिवाइड एडिशंस इनटू 4 मेन ग्रुप्स। फर्स्ट इज़ एडिशन फॉर चिल्ड्रन, सेकंड एडिशन फॉर एडल्ट्स, थर्ड क्रिटिकल एडिशन और डेफिनेटिव एडिशन, फोर्थ इज़ वेरिओरम एडिशन। जो एडिशन बच्चों के लिए होता है वो उससे बहुत ही अलग होता है जो एडिशन एडल्ट्स के लिए है। उसमें से कुछ पैसेज हटा लिए जाते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो छोटी कर दी जाती हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा टेक्स्ट दिया होता है कि बच्चे जब उस उम्र में पढ़ेंगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगा। बच्चों को चाहिए कहानी, तो वो उस एडिशन में पब्लिश होती है। और कभी कभी जो एडल्ट्स होते हैं उनको हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं रहती जो बुक में लिखी रहती है, लेकिन बच्चों को एक एक लाइन बताना पड़ता है कि इसकी मीनिंग क्या है। और मान लीजिए कभी ऐसा कोई टेक्स्ट आ गया जिससे टीचर थोड़ा एम्बैरेस हो रहा है बताने में बच्चों को। फॉर एग्जांपल उसने नहीं बताया, अगर कोई बच्चा आके पूछने लगा कि सर इस लाइन का मतलब क्या है, और कुछ ऐसी चीज़ लिखी है जो उसको नहीं समझा सकता और ना ही उसको वो उस उम्र में समझ में आने वाली है, तो टीचर उसको फिर कैसे समझाएगा। इसलिए उस पैसेज को ही हटा दिया जाता है कि जितना लिखा है बच्चे उतना ही पढ़ेंगे। A.W. वेंडीज़ के जो एडिशन है, उन्होंने शेक्सपियर के प्लेज का ही एडिशन किया है। तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए उनके एडिशन बहुत अच्छे हैं। और इस प्रकार के जो एडिशन होते हैं उनकी एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनमें कुछ आर्केइक वर्ड्स भी लिखे होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आएंगे, तो वो हटाकर कुछ कॉमन वर्ड्स डाल दिए जाते हैं। तो कुछ इजी लैंग्वेज में लिखा जाता है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। और जो एडिशन एडल्ट्स के लिए होता है वो ओरिजिनल का रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन इस प्रकार के एडिशन जो हैं उन्हें क्रिटिकल एनालिसिस के लिए नहीं लिया जा सकता। जो क्रिटिक है उसके पास टेक्स्ट की एक कॉपी होनी चाहिए जो जिससे ऑथर का जो इंटेंशन है, ऑथर की जो मन की बात है वो अच्छे से समझा सकता हो। अब जो इंटेंशन है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वो फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज़ जो ऑथर चाहता है कि उसके वर्क में दिखें, और दूसरा जो टेक्स्ट ही रिवील कर रहा है, मतलब ऑथर का उसमें कोई हाथ नहीं है। वो टेक्स्ट है वो अपने आप वैसा ही मतलब और बना के दे रहा है, इंटेंशन ऐसे क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर हम दूसरे जो टाइप का इंटेंशन है उसकी बात कर रहे हैं। हेयर वी आर कंसर्न विद द सेकंड मीनिंग, इंटेंशन रियलाइज्ड इन द टेक्स्ट। और जो डेफिनेटिव और क्रिटिकल एडिशन है, यही एक एडिशन है जिसको स्कॉलर्स और लिटरेरी क्रिटिक्स मानते हैं, मतलब कि ये सही होगा, जबकि ये रियल रिसर्च का प्रोडक्ट ही होता है। तो जो डेफिनेटिव एडिशन है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए कि वो एक करेक्ट टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट के जो सोर्सेस हैं उसकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर सर्टेन डिपार्चर्स फ्रॉम अदर एडिशंस, प्लेस द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट अमंग द कंप्लीट वर्क, एक्सप्लेन द allusions and gloss the words used in a special sense, comment on social and literary backgrounds, introduce the text critically। जो आर्डन के एडिशन हैं शेक्सपियर के प्लेस के, वो एक एग्जाम्पल है डेफिनेटिव और क्रिटिकल एडिशन के। अब एक एडिटर का जॉब क्या होता है? द जॉब ऑफ एन एडिटर। अब जो हम ज़्यादातर नाम सुनते हैं कि ये एडिटर है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव एडिटर या एडिटर इन चीफ। तो ये जो पर्सन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंटेंट के लिए, जो भी बुक पब्लिश हो रही है
उस कंटेंट के लिए। जो एग्जीक्यूटिव एडिटर होता है वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है, पब्लिकेशन स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस के लिए, मतलब कि आपके जिस प्रकार की परफॉर्मेंस होगी किस प्रकार की होनी चाहिए, मतलब जो उसने स्टैंडर्ड सेट किया है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और वो इसलिए करता है ताकि लोग मोटिवेट हो सकें और डेवलप हो सकें। द एग्जीक्यूटिव एडिटर इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द पब्लिकेशन बजट इन कंसल्ट विद द पब्लिशर एंड द ऑपरेटिंग कमेटी। द एग्जीक्यूटिव एडिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। एडिटर का काम बहुत ही गंभीरमय और पेन स्टेकिंग और बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। तो जो भी रिसर्च स्टूडेंट किसी टेक्स्ट का अगर एडिशन कर रहा है, उसको एडिट कर रहा है, तो उससे ये चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि ये चीज़ें उसके एडिशन में प्रोड्यूस होनी चाहिए। पहला, प्रोड्यूस आ स्टैंडर्ड टेक्स्ट, रिकॉर्ड ऑल द प्रीवियस टेक्स्ट, ट्रांसक्राइब द मैन्युस्क्रिप्ट्स और होलोग्राफ, कोलेट द डिफरेंट टेक्स्ट, इवेंट वेयर ही थिंक्स इट नेसेसरी, interpret the difficult or obscure expressions and add notes to allusions। अब मेथड ऑफ एडिटिंग, क्या तरीका होना चाहिए। जब कोई एडिटर किसी राइटर का वर्क एडिट करने के लिए बैठा है तो उसके सामने दो दिक्कत होती हैं। पहला तो ये कि ऑथर ने कभी कोई चीज़ पब्लिश ही नहीं की, और दूसरा ये कि उसने पब्लिश की है। पहले कंडीशन में एडिटर को केवल मैन्युस्क्रिप्ट्स और होलोग्राफ को ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दूसरी कंडीशन में उसको प्रिंटेड एडिशंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। और यदि कोई ऑथर 19th सेंचुरी या उससे पहले के भी पीरियड्स को बिलोंग कर रहा है तो उसको और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उसको जो एडिटिंग है वो एक साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए। तो साइंटिफिक तरीका क्या है, पहले तो वो मटेरियल को कलेक्ट कर ले, कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। वो जितने भी प्रिंटेड एडिशंस हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उन सबको पढ़ डाले, जैसे होलोग्राफ। तो इसका मतलब ये है, मैन्युस्क्रिप्ट जिसको अभी बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वर्क ऑथर की हैंड राइटिंग में ही लिखा हुआ है। पहले इसके लिए ऑटोग्राफ वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन लोग इसको साइन समझने लगे, तब से इस टर्म को हटा दिया गया और होलोग्राफ टर्म यूज़ किया जाने लगा। दूसरा, मैन्युस्क्रिप्ट्स नॉट इन द ऑथर्स हैंड बट कंटेनिंग एविडेंस ऑफ ऑथराइज्ड करेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि किसी ऑथर ने वर्क लिखा और किसी राइटर को मतलब पकड़ लिया कि तुम अब इसको अच्छी हैंड राइटिंग में लिख दो, तुम जो मेरी मतलब हैंड राइटिंग है उसने जल्दी जल्दी में लिखा, तो नहीं समझ में आएगा किसी को, तो उसने बोला कि तुम मेरे वर्क को फेयर हैंड राइटिंग में लिख दो। तो जो अब स्क्राइबर है वो क्या करेगा, कभी कोई वर्ड उसको भी समझ में नहीं आएंगे राइटर के, तो वो उसको गलत लिख देगा। दूसरा, वो पढ़ लेगा कुछ गलत चीज़ें तो वो वैसे ही वर्ड्स लिख देगा। और कुछ वर्ड जो हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट में है ही नहीं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा उसने वो वर्ड भी डाल दिए, और कभी कभी कोई लाइन छोड़ दी, कोई चीज़ नहीं लिखी उसने जो ऑथर ने लिखी है, या ऑथर ने ही कोई गलती की है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक की है और स्क्राइबर को वो पता भी है, लेकिन थकान के कारण या नज़रअंदाजी के कारण उसने उसे ठीक नहीं किया। तो जो ऑथर है उसको ये चाहिए कि जब स्क्राइबर लिख दे तो उसको एक बार फिर से पढ़े और जो उसमें आवश्यक सुधार है उसे करे। तो क्या हुआ था कि जब एलिजाबेथन और जैकोबियन पीरियड चल रहा था, तो जो ऑथर्स होते थे उन दिनों, तो वो स्टेज में बहुत बिजी रहते थे, है ना। प्ले राइट्स वर वेरी बिजी विद द स्टेज, तो उनके पास समय कम होता था कि वो 3-4 कॉपीज़ लिख सकें। तो वो स्क्राइबर्स को अपॉइंट करते थे कि उनके टेक्स्ट को वो कॉपी कर दे, और इस चक्कर से जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो लॉस्ट हो गया। जब से प्रिंटिंग मशीन आई तब से जो बुक्स हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगी, और जो एम्बिशियस राइटर्स थे, इंटरप्राइजिंग पब्लिशर्स थे, उन्होंने बुक छापना चालू कर दी, है ना, और पीरियोडिकल्स निकालना चालू कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स क्रिएट हो सकें। तो अब जब मशीन आ गई तो व्यक्ति हाथ से काम क्यों करेगा, हाथ से कॉपी क्यों करेगा, वो मशीन से प्रिंट करवा लेता था। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो अब प्रिंट होने लगी। तो वो कभी कभी जो ऑथर्स थे वो सुपरवाइज करते थे अपनी प्रिंटेड बुक्स को, और प्रीफेस में लिख भी देते थे कि उन्होंने सारी चीज़ें देख ली हैं, प्रिंटिंग के बाद बुक में सारी चीज़ें उन्होंने देख ली है और सारी जो आवश्यक सुधार थे उनको भी कर दिया है। ऑथराइज्ड ऑडिशंस क्या होते हैं, ये ऐसे ऑडिशंस होते हैं दैट हैव रिसीव्ड द ऑथर्स अप्रूवल बट आर नॉट करेक्टेड बाय हिम पर्सनली। पॉस्थ्यूमस एडिशंस ऐसे एडिशंस होते हैं जो ऑथर के द्वारा अपनी मृत्यु के पहले सही या रिवाइज किए जाते हैं। ये सारे ही एडिशन रिलायबल हैं और कोई भी इन्हें चूज़ कर सकता है।